एमए फाइनल की छात्राओं को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ग्रामीण समाज की संरचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन गांवों के स्वरूप, भूमि क्षेत्र के प्रकारों, विभाजन आदि के बारे में अध्ययन किया। जब हम ग्रामीण समाज की संरचना की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का जो ग्रामीण समाज था उसमें सभी गांवों में समाज की एक सी स्थिति नहीं थी और हमें असमानता देखने को मिलती है। और ये जो विकसित गांव थे, पुराने जो विकसित गांव थे, और वहाँ खेतियर किसान और गैर खेतियर किसान जो निवास करते थे वो आसपास के गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम भी करते थे। ये मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था। कृषक जनसंख्या के आधार पर जब हम कृषक समाज की संरचना की बात करते हैं तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसके विभिन्न भाग बताए गए हैं, जिसमें से इस समाज को, कृषक समाज को 3 भागों में प्रमुख रूप से विभक्त किया गया है। और ऐसे इतिहासकारों के जो नाम हैं वो हैं B.R. गौरव, सतीश चंद्र और अन्य कई इतिहासकार। और उनके निष्कर्ष रूप में हम इस काल के, मध्यकाल के कृषक समाज को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला, कृषक समाज की पहली जो श्रेणी है वो है खुद काश्तकार। खुद काश्तकार, और जिसको हम कह सकते हैं कि किसान स्वयं, अगर इसका शाब्दिक अर्थ करें तो किसान स्वयं। और ये ये ज़रूरी भी नहीं था कि ये जो 3 श्रेणियों इतिहासकारों के द्वारा की गई है उस प्रकार के किसान हर गांव में मौजूद हों। और उत्तरी भारत के संबंध में यदि हम बात करें तो B.R. गौरव और सतीश चंद्र ने ये कहा है कि कृषक समाज विभिन्न वर्गों और कार्यों के आधार पर उनके अधिकारों पर प्रकाश डालने का कार्य करते हैं। और उसमें ग्रोवर महोदय ने कृषक समाज को 3 भागों, खुद काश्तकार, पाही काश्तकार और मुजायर के नाम से इसे विभक्त किया है। और सतीश चंद्र ने, इतिहासकार सतीश चंद्र ने खुद काश्तकार एवं पाही में उसको वर्गीकृत किया है। अब खुद काश्तकार और पाही ग्रामीण समाज का अगर हम परंपरागत अस्तित्व देखें तो खुद काश्त एक कानूनी शब्द है। खुद काश्त कानून के द्वारा बनाया हुआ शब्द है, जिसे संस्कृत में स्थानिक का पर्यायवाची कहा जाता है। और पाही, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निकट। पाही का मतलब है निकट। भारतीय शब्द है जो कि भारत में पूर्णतः प्रचलित पाया जाता था। जैसे उदाहरण के रूप में हम लें कि हिंदी कवि तुलसीदास का नाम आपने सुना है। तो तुलसीदास ने अपने लेखन में जो उन्होंने साहित्य लिखा उसमें 16वीं शताब्दी में अपने लेखन में इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं। और इनको जो भारत के विभिन्न, दक्षिणी भारत के राष्ट्र और राज्य और उत्तरी भारत के जो राज्य हैं विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि आप महाराष्ट्र को लेते हैं तो महाराष्ट्र में काश्तकार और खुद काश्तकार और पाही को थालवाहिक या मिरासी के नाम से या गुंटकुली के नाम से पुकारा जाता है। तो है वही,
लेकिन महाराष्ट्र में इनके नाम भिन्न भिन्न हैं, अलग हैं, उत्तरी भारत से अलग हैं। उसी प्रकार से यदि एक और एग्जाम्पल हम राजस्थान का लें तो राजस्थान में इसे करसा या घरुहाला या पही कहा जाता था, और इस प्रकार के नाम हमें वहाँ इससे मिलते जुलते उपलब्ध होते हैं। जो अंग्रेज प्रशासक थे उन्होंने बंगाल में भी इसी तरह का वर्गीकरण दिखाया है। तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जो ये कृषक समाज का विभाजन था वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न नामों के रूप में समान देखने को मिलता है, और यह एक प्रकार से हम वर्ग व्यवस्था के रूप में इसको ले सकते हैं कि भारतीय जो किसानों का समाज था उसमें इस प्रकार की वर्ग व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब इन 3 भागों में जो इस कृषक समाज का विभाजन किया गया है, इसको एक एक को हम उल्लेखित करेंगे कि पहली जो श्रेणी थी समाज में, उसके अधिकार क्या थे, उसके कर्तव्य क्या थे, और शब्द के रूप में इसकी किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, और भू राजस्व इनके द्वारा किस प्रकार से दिया जाता था। ये सारी व्याख्याएं हम प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत करेंगे और उस रूप में आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्रेणी है आपके खुद काश्तकार। खुद काश्तकार यानी जैसे कि इस शब्द से ही आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं और इसका अर्थ निकाल सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि स्वयं किसान के द्वारा खेती करना। खुद प्लस काश्त, खुद का मतलब है स्वयं और काश्त का मतलब है किसान के द्वारा कार्य करना या खेती करना, क्योंकि वह खेती से जुड़ा हुआ है, उसका कार्य खेती से जुड़ा हुआ है, तो स्वयं किसान के द्वारा खेती करना। यानी इसका और भी स्पष्टीकरण मैं करूं तो उसका मतलब ये हुआ कि किसान के द्वारा अपने परिवार के मेहनत से और स्वयं की खुद की ज़मीन पर जो कार्य किया जाता था उसे वह खुद काश्तकार के नाम से पुकारा जाता था। अब इसमें कोई हमें डाउट नहीं है कि किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा भूमि पर उनका सदियों से वंशानुगत अधिकार पाया जाता था और पुरानी परंपरागत व्यवस्थाएं उनकी बनी हुई थी। मध्यकाल के जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की बड़े वर्ग के द्वारा भूमि का उपभोग किया जाता था और उनकी पुरानी व्यवस्थाएं वहाँ पर बनी हुई थी, और इसमें आईने अकबरी को हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि विभिन्न जो ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं, इतिहासकारों का वर्णन उपलब्ध होता है, उसके आधार पर हम इन श्रेणियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें एक इतिहासकार है आपके ख्वाजा यासीन, 18वीं शताब्दी में जिन्होंने भू राजस्व के शब्दकोश से इस श्रेणी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसे समझिए आप। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि वह जो बेलों आदि के लिए पैसों का भुगतान स्वयं करने के पश्चात रियाया से खेती करवाता था और यहाँ खेती करता था, जो कि जमींदारों की भूमि हुआ करती थी, उसे खुद काश्त कहते हैं। इसी प्रकार से उस ज़मीन पर उनका ये मानना था, ख्वाजा यासीन का, जो कि जमींदारों से उनको भूमि प्राप्त हुई थी और वो वहाँ पर खेती करते थे और उनके स्वयं के बेल यानी साधन, उनके खेती करने के जो साधन होते थे वो उनके खुद के होते थे
उस भूमि पर उनका मालिकाना हक हुआ करता था, जिसे कि उन्होंने मालिक ए जामी के रूप से संबोधित किया है, यानी ज़मीन का मालिक, यानी स्वयं वह अपने ज़मीन के मालिक थे और उस पर खेती करते थे। उसे खुद कास्त कहा जाता था और साधन उनके स्वयं हुआ करते थे। इसी प्रकार से इंग्लिश पीरियड का वर्णन यदि हम देखें, और 1776 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने एक लेख में वंशानुगत किसानों की स्थिति को बताया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि खुद कास्त हम किसको कहते थे? वह किसान जिसके पास खेती की अपनी ज़मीन होती थी, खेती करने के अपने साधन होते थे, और वह उस गांव के जमींदार से संपर्क में लंबे समय से रहा होता है, और जो अपनी ज़मीन को बेचने, हस्तांतरित करने या बटाई पर देने का अधिकार रखता हो। तो इस प्रकार से खुद काश्तकार के मतलब क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसका मतलब मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो था कि मध्यकाल में इस्लामिक नियमों के और भारतीय नियमों के अनुसार इन किसानों के लिए कुछ भू राजस्व के नियम बनाए गए थे। अब ये जो खुद काश्तकार थे, उनके द्वारा भू राजस्व किस प्रकार से दिया जाता था, तो उसके बारे में हमें जो विवरण उपलब्ध होता है उसमें ये कहा गया है कि ये किसान अपना भू राजस्व का भुगतान स्वयं करते थे, और जब तक ये भू राजस्व का भुगतान करते थे, उन्हें अपनी भूमि से, यानी जमींदारों को जब तक ये राजस्व देते थे, तब तक उन्हें अपनी ज़मीन से अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन यदि खुद काश्तकार लंबे समय तक अपनी ज़मीन से अनुपस्थित रहा हो और उसने वहाँ पर खेती नहीं की हो, तो ऐसी ज़मीन को हस्तगत करने का अधिकार, यानी लेने का जो अधिकार था, वह राज्य के पास होता था। यानी राज्य जहाँ पर किसी किसान के द्वारा, खुद काश्तकार के द्वारा अपनी ज़मीन का उपभोग नहीं किया गया हो, वहाँ पर वो अनुपस्थित रहा हो, तो ऐसी ज़मीन को राज्य प्राप्त कर सकता था। और ऐसे एग्जाम्पल भी हमें प्राप्त हुए हैं औरंगजेब के द्वारा, और औरंगजेब ने मोहम्मद हाशिम को एक फरमान जारी किया था। उससे ये स्पष्ट होता था कि कभी कभार इस प्रकार की घटनाएं भी हुआ करती थी। तीसरी जो इस श्रेणी की प्रमुख हमें विशेषता देखने को मिलती है कि वह यह है कि खुद काश्तकारों को अपनी ज़मीन पर किसानों से खेती भी करवाने का अधिकार था। यानी दूसरे किसानों से, जिनके पास स्वयं के खेत नहीं थे, वो उनसे अपने खेतों में खेती करवा, अपनी ज़मीन पर खेती करवा सकते थे। इस प्रकार के उदाहरण कई हमें राजस्थानी अभिलेखों से भी प्राप्त होते हैं, जहाँ पर स्थानीय अधिकारियों को खुद काश्तकारों द्वारा अन्य से खेती करवाने पर पाबंदी के आदेश दिए जाते रहे कि वो इस प्रकार का काम नहीं करें। लेकिन चूँकि जो काश्तकार, खुद काश्तकार थे, किसान थे, वो निश्चित समय पर उनको राजस्व दिया करते थे, इसी कारण उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। और कहा जाता है कि ऐसे जो उदाहरण हमें मिलते हैं वो उस समय के मिलते हैं जब फसल की कटाई की जाती थी, और खुद काश्तकार मज़दूरों से फसल की कटाई पर उनको ये रियायत दी गई थी कि भू राजस्व देने से पहले वो कटाई के समय मज़दूरों से कार्य करवा सकते हैं। ऐसे ही ख्वाजा यासीन ने भी एक उदाहरण दिया है और कहा है कि खुद काश्त किसान अपनी ज़मीन पर खेती कराने के लिए बैल और अन्य साधन
उन किसानों को उपलब्ध करवाता था और उनको कुछ इसके बदले में उत्पादन का कुछ हिस्सा भी प्रदान कर देता था। और कहा जाता है ऐसी स्थिति कम ही रही थी, ऐसे किसान कम ही रहे थे क्योंकि उस समय आप देखते हैं कि भूमि की बहुत बहुलता थी, बहुत मात्रा में भूमि पाई जाती थी, तो किसानों की ऐसी स्थिति कम रहती थी और दुर्लभ ही हमें देखने को मिलती है। और कुछ ही इतिहासकारों का विवरण इस संबंध में हमें प्राप्त होता है। अब ये जो खुद काश्तकार थे, इनके पास क्या अधिकार पाए जाते थे? जमींदारों के द्वारा, राज्य के द्वारा इनको क्या अधिकार प्रदान किए गए थे? तो उसमें ये कहा जाता है कि खुद काश्तकार की चूँकि खुद की भूमि हुआ करती थी और इसी कारण जो भूमि का राजस्व कर जो निर्धारित किया जाता था उनमें इनको रियायत प्राप्त होती थी और कुछ सुविधाएं भी इनको प्राप्त होती थी। अब उन्हें क्या रियायत या सुविधा प्राप्त होती थी कि पहली सुविधा उनको ये होती थी कि उनको गृह कर नहीं देना पड़ता था। उन्हें घर का कर नहीं देना पड़ता था कि, लेकिन इसके पीछे एक और पाबंदी थी कि उनका स्वयं का घर होना चाहिए। रहने के लिए उस किसान का घर भी खुद का होना चाहिए, तो उनको गृह किराया नहीं देना पड़ता था। इसके बदले में, इसके स्थान पर उन्हें गांव खर्च में अपना हिस्सा जरूर देना पड़ता था। जो गांव होता था उस के खर्च के लिए हिस्सा देना पड़ता है। इसके अधिकारों के संबंध में एक और इतिहासकार हैं आपके W. हंटर। उन्होंने खुद कास्ट अधिकारों के विशेष अधिकारों के बारे में लिखा है कि कि ये जो उनको रियायत दी गई थी कि गृह कर नहीं देना पड़ता था और भू राजस्व भी उन्हें रियायत दर में देना पड़ता था, तो उसमें इसके संबंध में ये नहीं था कि उनको कोई आर्थिक लाभ दिया गया हो, बल्कि इसके बारे में उनका ये मानना है कि इस श्रेणी के जो किसान थे उनकी एक निश्चित समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा थी और जो स्थानीय ग्रामीण समुदाय होते थे, जिसको कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हम मानते हैं ग्रामीण समुदाय को, उसमें ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में ये किसान जाने जाते थे। और ये ग्रामीण समुदाय में केवल सामाजिक प्रतिष्ठा ही नहीं रखते थे, बल्कि महाजन से, जो कि वहाँ का जो पैसे देने का वर्ग था, जिसे महाजन कहा जाता था, उसे पैसा लेने की ताकत नहीं रखते थे, बल्कि ये जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी गाँवों में और चरागाह भूमि थी, जंगल का क्षेत्र जो था, तालाब होते थे और पोखर हुआ करते थे, और ग्रामीण जो सेवक थे, अधिकारी थे, उनकी जो सेवाएं प्राप्त की जाती थी, और ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जिस पर किसी का अधिकार नहीं था। ये प्रतिष्ठित किसान और व्यक्ति ऐसे सामुदायिक अधिकारों का निर्माण का काम भी करते थे। यानी इन क्षेत्रों से लेकर और इन अधिकार क्षेत्रों पर नियम बनाने का काम भी यह वर्ग किया करता था। और इसी कारण इस ग्रामीण समाज में इस श्रेणी के किसानों का महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता था। इसके अतिरिक्त इनके पास ग्रामीण रजिस्टर मेंटेन करने का अधिकार था और कानूनन भूमि का नियम और रजिस्टर मेंटेन करने का अधिकार भी इनके पास पाया जाता था। तो ये मैंने आपको बताया कि इनके पास कौन कौन से अधिकार हुआ करते थे। अब इन अधिकारों के साथ साथ इनके कुछ कर्तव्य भी बनते थे और कुछ गांव के प्रति दायित्व भी बनते थे। और उसमें इन कर्तव्यों के संबंध में 2 प्रकार के उनके कार्य निश्चित किए गए थे। पहला जो उनका काम था कि वह
जो भूमि जोत की नहीं है, यानी जहाँ पर खेती नहीं होती है, तो इनका प्रयास ये रहे कि ये ऐसी भूमि को तैयार करें जहाँ पर खेती हो सके, जो कि जंगलात हैं या जहाँ पर खेती नहीं होती हैं उनको खेती योग्य भूमि बनाने का प्रयास करें। दूसरा, भू राजस्व का जो भुगतान किया जाता था राज्य और जमींदार को, उसके लिए इनका संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था। किस प्रकार से संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व हम मान सकते हैं या इनका कर्तव्य मान सकते हैं कि जैसे उदाहरण के रूप में कोई खुद काश्तकार उसके जो भू राजस्व है वो नहीं दे पा रहा है, देने में वो असफल रह रहा है और उसका भुगतान बाकी है, तो ऐसे समय में जो अन्य किसान हुआ करते थे, खुद काश्तकार हुआ करते थे, उसका नहीं देने वाला, कर नहीं देने वाले का भुगतान का जो बकाया था इनके द्वारा सम्मिलित रूप से दिया जाता था। तो इस प्रकार का दायित्व भी इनके ऊपर डाला गया था, यानी इनका कर्तव्य था कि खुद का कर भू राजस्व कर दे, और अगर कोई नहीं दे पा रहा है किसी वजह से तो उसका संयुक्त रूप से उस राजस्व का भुगतान भी जमींदार और राज्य को किया जाए इनके द्वारा। ऐसे कौन कौन से हुआ करते थे जो कि जिन पर बकाया होता था नहीं दे पाते थे, या तो वो गांव छोड़ देता था या उसकी ज़मीन 3 वर्ष के लिए दूसरे को दे दी जाती थी। और इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें मराठा काल में भी प्राप्त होते हैं, जिसमें पेशवाओं की डायरी का यदि अध्ययन किया जाए तो कहा जाता है कि कई ऐसे खुद काश्तकार थे जो लंबी अवधि के पश्चात भी अपनी राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे काश्तकारों को प्रमुख रूप से जो वहाँ गांव के अन्य काश्तकारों के द्वारा भुगतान करवाया गया। तो ये थी आपकी प्रथम श्रेणी, जिसे कि खुद काश्तकार का नाम दिया गया है, जो प्रतिष्ठित इकाई के रूप में जानी जाती है। अब दूसरी श्रेणी जो कृषक समाज में पाई जाती थी उसे पाही काश्तकार के नाम से पुकारा जाता है। अब पाही काश्तकार की श्रेणी या पाही शब्द की हम व्याख्या करें तो इसका मतलब होता है स्वेच्छाचारी किराएदार। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे मनमोजी रेयत के नाम से या पाही के नाम से पुकारा है। और ये जो काश्तकार थे उनके संबंध में सिलेक्ट कमेटी जो हाउस ऑफ कॉमन में रखी गई थी, उसमें 5वीं जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है उसमें पाही काश्तकार के बारे में कि ये श्रेणी क्या थी, इसके संबंध में जो उन्होंने बताया है उसका मतलब है कि ये उस गांव की भूमि को जोतते थे जहां पर उनका निवास स्थान नहीं होता था, यानी रहते हुए दूसरी जगह थे लेकिन भूमि दूसरे गांव में जोतते थे। और इसी कारण मैंने जो आपको एक शब्द बोला था स्वेच्छाचारी टेनेंट, यानी स्वेच्छाचारी टेनेंट का मतलब हुआ स्वेच्छाचारी किराएदार, इनको इस नाम से पुकारा जाता था, यानी इनका निवास स्थान अलग जगह है और खेती का काम ये अलग जगह करते थे। और इसी कारण जहाँ पर ये खेती करते थे वहाँ पर इनका स्थायी लगाव नहीं होता था। इस प्रकार से इन्होंने फिर मिंगर ने इस प्रकार की परिभाषा इसकी दी है। अब B.R. ग्रोवर जो हैं उन्होंने फारसी लेखों के माध्यम से 18वीं शताब्दी में टुन्नो एक मिनट यार, इसको मेरे से वो मैंने यूँ हाथ टच किया ना तो चेंज हो गया, इसको मेरा वाला निकाल दे, ये पुराने आ गए। हाँ सॉरी,
कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। ख्वाजा B.R. ग्रोवर ने 18वीं शताब्दी में फारसी लेखों के आधार पर पाही की जो परिभाषा बताई है वह है कि खुद काश्तकार की तरह पाही का भी जोते गए क्षेत्रों पर अधिकार होता था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह ज़मीन जो ठेके पर काश्तकार के द्वारा दी जाती थी, ऐसे को पाही नाम से पुकारा गया था। ख्वाजा यासीन ने पाही का अर्थ जो बताया वह है उस पाही, उसका संबंध उस व्यक्ति से था जो एक गांव में काश्तकार हो तथा एक ही जमींदारी के अधीनस्थ तथा दूसरी जमींदार की जमींदारी में खेती करता हो, उसे पाही के नाम से पुकारा जाता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पाही जो था वह अलग जगह रह सकता था और दूसरे गांव के काश्तकार के अधीन या उसके सानिध्य में वह खेती का काम कर सकता था। इसी कारण उसको निकट भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है ख्वाजा यासीन के द्वारा कि यदि काश्तकार एक गांव में रहता हो किंतु दूसरे गांव में खेती करता हो जो कि एक ही जमींदारी के अंतर्गत आता हो, तो वह पाही नहीं कहलाता था। यानी उस दोनों गांवों का जमींदार एक हो तो वो पाही नहीं कहलाता था। और महाराष्ट्र का उदाहरण यदि हम लें तो महाराष्ट्र में ये लोग आवेनदकार कहलाते थे। तो इस प्रकार से पाही शब्द की विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। अब हम पाही को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं और उसमें पहली श्रेणी है खुद काश्तकार की ज़मीन पर खेती करना। यानी पहली श्रेणी वह थी जो खुद काश्तकार होता था और अपनी ज़मीन पर खेती करता था और जो पाटिल और इनामी जमींदार या मदद-ए मास या अनुदायित्व के अधिकार में होती थी, उसको हम पाही की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में रखते हैं। और निश्चित प्रतिशत में ऐसे पाही को भू राजस्व देना पड़ता था। ये इसके बारे में प्रथम श्रेणी के बारे में कहा जाता है कि जो जातीय मान्यताएं थीं उस समाज की, जमींदार समाज की, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जमींदारों की जो जातीय मान्यता थी उसमें एक मान्यता ये पाई जाती थी कि वह उन पर हल चलाने की पाबंदी थी। यानी क्योंकि उनका समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान था और उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा हल नहीं चलाया जाता था और इसी कारण इन जमींदारों को भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार रखने पड़ते थे और वह उस समय ज़मीन पर अपने अधिकार का दावा भी रख सकते थे जब तक कि भू राजस्व का वो भुगतान नियमित रूप से करते आए हैं। तो अब समझ में आया आपको कि ये जो पाही हुआ करते थे वो जमींदारों की भूमि पर काम करते थे और वो भूमि उनको खेती करने के लिए दे दी गई थी और नियमित रूप से वो राजस्व का भुगतान करते थे और जब तक वो निश्चित रूप से भू राजस्व का भुगतान करते थे तब तक वह हल चलाने का वहाँ पर अधिकार भी रखते थे। और कहा जाता है कि उन्हें ये क्षेत्र, खेती करने का एक निश्चित क्षेत्र दे दिया जाता था और जमींदारों के द्वारा और खुद काश्तकार के द्वारा, और जिससे वो अपनी जीविका उपार्जन के साधन उपलब्ध कराते थे और अपने और अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करते थे।
इस श्रेणी में कहा जाता है कि ये आवश्यक साधनों से, खेती करने के लिए जो आवश्यक साधन होते हैं उन साधनों से विहीन भी हो सकते थे। पाही साधनों से विहीन भी हो सकते थे। और हल, जैसे खेती में क्या क्या काम आता है, जैसे हल है, बेल है, बीज है, उन्हें समाज के उच्च वर्ग के मुकदम, जमींदार या महाजन के द्वारा उधार उपलब्ध करवाया जाता था। यानी इनके पास सुविधाओं का अभाव होता था। बेल, हल, ये सारी जो खेती करने की सुविधाएं थी वो इनके पास नहीं होती थी। इसी कारण इनको दूसरे स्थानों की तलाश रहती थी जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो सके और ये खेती करके अपनी जीविका चला सके। तो यानी पाही, यानी इनके पास खुद के, स्पष्ट क्या हुआ, स्पष्ट ये हुआ कि पाही के पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। जमींदार या मुकदम या उच्च वर्ग, काश्तकार वर्ग, महाजन, इनके द्वारा भूमि क्षेत्र इनको उपलब्ध करवा दिया जाता था और इनको हल, बेल, बीज, जो साधन खेती के लिए चाहिए वो उपलब्ध करवा दिए जाते थे। नियमित रूप से ये भू राजस्व देते थे, तब तक ये अपनी जीविका यहाँ से चला सकते थे। तो इस प्रकार के हमें मध्यकाल के ऐसे दस्तावेज भी उपलब्ध होते हैं जहाँ पर काश्तकारों पर भू राजस्व का निर्धारण बटाई के आधार पर किया जाता था। यानी जोत निश्चित राशि पर की जाती थी और उसके अंतर्गत ये बांट दिए जाते थे और उस आधार पर भू राजस्व इनका निश्चित किया जाता था। तो ये तो था इनका की प्रथम श्रेणी, पाही जो काश्तकार हुआ करते थे उनकी प्रथम श्रेणी। और दूसरी जो श्रेणी थी इसके अंतर्गत, उनमें उन पाही काश्तकारों को शामिल किया गया था जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, खेती करने के साधन उपलब्ध थे, जिसमें हल, बेल होते थे। और यह वर्ग अत्यंत ही समाज में महत्वपूर्ण माना जाता था। और ये क्या इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता था, आप देखिए कि ये जो पाही काश्तकार हुआ करते थे द्वितीय श्रेणी वाले, ये इसलिए महत्वपूर्ण थे कि जो ऐसी भूमि हुआ करती थी जो बंजर हुआ करती थी, उजड़े हुए जो गांव होते थे जहाँ पर खेती नहीं होते थे, ये लोग, ये काश्तकार उनको बसाने का काम करते थे और उनको बसाने के काम के बाद इसे खेती योग्य या जोत योग्य उनको भूमि में परिवर्तित कर देते थे। इसी कारण जिनके पास साधन उपलब्ध होते थे उस पाही काश्तकारों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। इस प्रकार के दस्तावेज हमें राजस्थान और महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने कि पाही काश्तकारों ने नए गांवों को बसाने का काम किया और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत रही। फिर ये पास के गांव से आकर यहीं पर बस जाते थे और इनको गांव में छापरबंदी की स्वीकृति भी मिल जाती थी और ये अपने सारे साधन, हल और बेल लेकर इस गांव में आते थे। तो इस प्रकार से दूसरी श्रेणी ऐसे लोगों की पाई जाती थी और ये ग्रामीण समाज के विकास में, उसमें वृद्धि करने में और महत्वपूर्ण कार्यों में, सामान्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उस गांव का विकास करते थे। और इनको कहा जाता है, इनको गांव में मुखिया या पाटिल के द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया जाता था और उनको ऐसे पाही काश्तकारों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी। और उन सुविधाओं में उनको क्या दिया जाता था, 2 प्रकार की इनको सुविधाएं दी जाती थी। पहली सुविधा ये दी जाती थी कि एक इकरारनामा किया जाता था और उसमें तीसरे या चौथे वर्ष में जाकर इनसे मालगुजारी वसूल की जाती थी। दूसरा इनको ये सुविधा दी जाती थी कि
गैर जोत भूमि को साफ करना, जहाँ खेती नहीं होती थी, और उन भूमि को ये साफ करें और उस पर साधारण सा लगान उन पर निश्चित किया जाता था। और कई बार ऐसे भी उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि लंबे समय तक इनको इस भूमि का ठेका दे दिया जाता था और उस ठेके में ये काश्तकार पूरा लगान भी देते थे। तो इस प्रकार से ये पाही काश्तकार जो थे वो अधिकार और सुविधाएं प्राप्त कर लेते थे, और उन अधिकारों और सुविधाओं के बदले में ये नजराना देने का काम करते थे जमींदारों को, और नजराना देते हुए उनको भू राजस्व लंबे समय तक प्रदान करते थे, और इसी कारण इनके भूमि से वंचित नहीं किया जाता था, जोत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता था जब तक वो लगान देते रहते थे। इनको एक और अधिकार दिया गया था, वो था अपनी जोत को छोड़ने का अधिकार। लेकिन यानी जोत को छोड़ने के अधिकार से आप क्या समझे? जोत को छोड़ने के अधिकार से ये मतलब है कि ये वहाँ पर खेती करने का जो अधिकार इनको दिया गया है उसको अपनी इच्छा से छोड़ भी सकते थे और दूसरी जगह जा भी सकते थे, लेकिन उस खेत को बेचने का अधिकार और दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं था। तो इस प्रकार से ये जो दूसरी श्रेणी थी आपके पाही काश्तकार, इसको दो श्रेणियों में बांटकर इनको विभिन्न अधिकार, सुविधाएं और दायित्व प्रदान किए गए थे। और तीसरी जो श्रेणी कृषक समाज में आपको देखने को मिलती है वो है मुजाहिरियान। मुजाहिरियान का मतलब क्या है? हम सीधे साधे शब्दों में इस तीसरे वर्ग के बारे में ये कह सकते हैं कि जिनको भूमि व फसल का लाभ नहीं मिलता था। तीसरा समाज में वह वर्ग था जिनको भूमि का भी लाभ नहीं मिलता था, इनके पास कोई भूमि नहीं होती थी और फसल का लाभ भी नहीं मिलता था। यानी हम ऐसे लोगों की श्रेणी तीसरे वर्ग में डाल सकते हैं जिनको कि एक शब्द में मजदूर कहा जाता था। ये दैनिक मजदूरी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं उस काल में, मध्यकाल में, ऐसे लोगों की, मज़दूरों की संख्या बहुत ही कम पाई जाती थी। और कहा जाता है कि ये जो मज़दूर वर्ग था वह वर्ग जमींदार, उधार देने वाले जो महाजन थे, और जो अनाज के व्यापारी थे, और जो धनाढ्य काश्तकार थे, उनकी ज़मीनों पर मजदूरी करने का काम करते थे। और ये इसी कारण निम्न जाति के लोग कहलाते थे। और किसानों की इनको और भी नामों से पुकारा जाता था, ऐसे किसानों को, और इनकी जातियां भी बहुत अलग अलग हुआ करती थी, जिनमें इनको सही अर्थों में ये कहा जाता था कि ये भूमिहीन मजदूर, यानी एक शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि भूमिहीन मजदूर, इनको तृतीय वर्ग को हम कह सकते हैं। और इसमें दलित जाति के सदस्य भी हुआ करते थे, जिनको कि जो व्यावसायिक वर्ग था, काश्तकार थे, व्यावसायिक काश्तकार, इनके साथ छुआछूत करते थे और इनको अस्पृश्य मानते थे। और ऐसे वर्गों में जो दलित जाति थी उनमें हम चमार, जमींदार एवं काश्तकारों के खेतों में मजदूर करने वाले लोगों को मान सकते हैं। यानी वहाँ से हम ये देख सकते हैं मध्यकाल के अंतर्गत जाति प्रथा का प्रादुर्भाव, श्रेणी के साथ साथ जातियों का भी प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। और ये अमीर वर्ग के, धनाढ्य वर्ग के यहाँ पर धान कूटने का काम करते थे, फसल काटने का काम करते थे, निराई का काम करते थे, और उसके एवज में इनको मजदूरी प्राप्त हुआ करती थी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कृषक समाज विभिन्न भागों में, प्रमुख 3 भागों में विभाजित था। इसमें हमने अलग अलग तीनों श्रेणियों के कार्यों
अधिकारों, कर्तव्यों और शब्दों की व्याख्या के माध्यम से इनका अर्थ समझने का प्रयास किया। तो धन्यवाद सभी छात्राओं को। यूँ तो कर दिया, इसको हटा तो दिया, हटा दिया मैंने। हाँ, कितने मिनट का बना देखना। हाँ, कैसे पता कर रहा है यार तू? मैंने इतना अच्छा भाषण दिया। तब मत करना यार, पहले वाले हटा देना तुम।